नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी में बहुत बेहतरीन तरीके से लगे हुए होंगे। 15 मिनट शो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जितने भी 15 मिनट शो है आप सभी ने उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया है और अब ये 15 मिनट शो आप सभी के सामने जिस टॉपिक का नाम है कैटलिस्ट, जिसे कहा जाता है उत्प्रेरक, और ये वो टॉपिक है जो बच्चों को वास्तव में रियल बता रहा हूं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन वादा कर रहा हूं बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो प्रीवियस ईयर का एक भी प्रश्न आपके सामने नहीं बचेगा, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। तो आइएगा, कैटलिस्ट को बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझते हैं और आपके दिमाग में फिट करने का मैं प्रयास करूंगा। तो उत्प्रेरक आपको पढ़ना है। देखिएगा, सबसे पहले कैटलिस्ट क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले कैटलिस्ट क्या होता है? वो व्यक्ति बोल रहा हूं मैं, हाँ, तो कैटलिस्ट वे होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो खुद में कोई परिवर्तन नहीं करते लेकिन आगे वाले को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित करने का मतलब या तो उसके वेलोसिटी को बढ़ा देंगे या उसकी वेलोसिटी को कम कर देंगे, लेकिन खुद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट इज कैटलिस्ट, जिसे कहा जाता है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होते, उसे ही कैटलिस्ट कहा जाता है। दूसरा ध्यान रखना, इसकी खोज 1835 के अंदर, नोट कर लेना मेरे प्यारे भाइयों, 1835 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए बर्जिलियस, जिन्होंने तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में बताया था। बर्जिलियस ने सबसे पहले उत्प्रेरण शब्द का प्रयोग यहां पर किया, तो बर्जिलियस ने किया था सबसे पहले। दूसरी बात, ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं? देखो बच्चों, पहली बात तो हमेशा आपको कैटलिस्ट को सूक्ष्म मात्रा में मिलाना होता है। नोट कर लेना बच्चों, कैटलिस्ट को हमेशा सूक्ष्म मात्रा में मिलाना होता है ना। अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं, अलग अलग रिएक्शन के लिए, अलग अलग रिएक्शन के लिए बच्चों अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं, अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, कैटलिस्ट में खुद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्वयं हमेशा क्या होंगे प्यारे बच्चों? अपरिवर्तित रहेंगे, ये बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं। सवाल आया था एलडीसी के अंदर, क्या सवाल आया था कि उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, पहले बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं? तो आपको ध्यान रखना, ये क्या करते हैं? सक्रिय ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जैसे यहां पर देखो बच्चों, यहां पर देखिएगा, सबसे पहले ये सक्रिय ऊर्जा, जैसे ये यहां पर है तो ये आपका कोई कैटलिस्ट नहीं है, तो सक्रिय ऊर्जा जो है वो यहां पर ज्यादा, सक्रिय ऊर्जा ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसे ही तुमने कैटलिस्ट मिलाया तो सक्रिय ऊर्जा कम हो गई, और सक्रिय ऊर्जा कम होने से अभिक्रिया कम समय में क्या हो जाएगी बताओ? संपन्न हो जाएगी। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। यह सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, इससे कम ऊर्जा वाले अणु भी क्या प्रोडक्ट में बदल पाते हैं। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, तो सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या करते हैं? ये कम करते हैं ताकि अभिक्रिया जल्दी हो सके, और जिनके पास एनर्जी कम है वो अभिकारक भी उत्पाद में कन्वर्ट हो सके प्यारे बच्चों। और याद रखना, यह अभिक्रिया की एंथैल्पी को नहीं बदलता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्य सत्य कथन में आ सकता है। एंथैल्पी का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, तो याद रखना बच्चों, एंथैल्पी को बदलने का कार्य कैटलिस्ट नहीं करता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाना। तो सक्रिय ऊर्जा वाला पॉइंट और एंथैल्पी वाला पॉइंट दोनों ही पेपर के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कैटलिस्ट की अगर अपन बात करें तो कैटलिस्ट को अपन ऑल ओवर 4 भागों में बांटते हैं। एक बार मेरे साथ रिपीट करना। पहला है सम्मांगी, क्या बोलोगे? सम्मांगी, होमोजीनियस, होम मतलब सेम, अर्थात जब क्या हो बच्चों, कैटलिस्ट और उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो वह कहलाता है सम्मांगी, और जब उनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग हो तो उसे कहते हैं विषमांगी। क्या कहते हैं बताओ? विषमांगी। तो सबसे पहला है सम्मांगी, होमोजीनियस, और एक होता है हेटेरोजीनस। अब देखना, समझना मेरी बात को, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो, जैसे कि SO2 में ये भी गैस है, O2 देखोगे तो ये भी गैस है, और कैटलिस्ट है NO, ये भी गैस है। तो जब अभिकारक और आपके उत्प्रेरक दोनों की स्टेट आपकी क्या हो बताओ? सेम हो। स्टेट अगर आपकी सेम हो बच्चों, स्टेट क्या होनी चाहिए आपकी? सेम हो। तो अगर स्टेट सेम होती है तो बताओ वो क्या कहलाएगा? आपका सम्मांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। और अगर मान के चलो स्टेट अलग अलग है, जैसे अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्थाएं अलग अलग है, जैसे मान लो ये N2 गैस है, H2 भी
गैस है। तो लेकिन यहां पर जैसे तुमने कैटलिस्ट कौन सा डाला, आयरन, और आयरन क्या होता है, सॉलिड। तो बताओ ये तो गैस है और कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे अपन क्या कहेंगे बताओ, विषमांगी उत्प्रेरक। और जब ये अमोनिया बन गया, बोलो क्या बन गया, ये अमोनिया बन गया प्यारे बच्चों, और इसे कहते हैं अपन हैबर विधि। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हैबर विधि कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा सभी प्यारे विद्यार्थी। तो जो आपने आयरन मिलाया है ये सॉलिड है जबकि ये गैस है, तो इनकी अभिकारक की जो यहां पर अलग अलग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग है, इसलिए इनको विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। और विषमांगी उत्प्रेरक अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। नोट कर लेना, बड़े लेवल के पेपर में यह प्रश्न भी यहां पर बन सकता है। मुझे विश्वास है कि यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। तो दो तो समझ गए, सममांगी और विषमांगी। दो कैटेलिस्ट और होते हैं अगर अपन देखेंगे तो टोटल मिला के 6 कैटलिस्ट होते हैं। तो दो तो वो पढ़ लिए, 4 ही अलग अलग। देखो सबसे पहले देखो धनात्मक। धनात्मक का मतलब वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। और ऋणात्मक का मतलब वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। स्वतः उत्प्रेरक ऑटो कैटेलिस्ट, जो बनने वाला उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट ही एक कैटेलिस्ट की तरह काम करने लग जाए तो उसे ऑटो कैटेलिस्ट कहा जाता है। याद रखिएगा। तो जैसे धनात्मक की बात करें तो देखो जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, जैसे अभी मैंने हेबर विधि बताई थी और उसमें आपने कैटेलिस्ट काम में लिया था आयरन। आपने कैटेलिस्ट कौन सा काम में लिया था, आयरन काम में लिया था। वो आयरन क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, तो वो धनात्मक कहलाता है। जैसे अपन बात करें बच्चों, जो H2A2 होता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, उसके अपघटन में हम ग्लिसरॉल काम में लेते हैं। तो ग्लिसरॉल एक प्रकार का ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, जबकि आयरन एक प्रकार का धनात्मक उत्प्रेरक होता है। याद रख लीजिएगा। स्वतः उत्प्रेरक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है बच्चों, एस्टर का जल अपघटन करते हैं। जब एस्टर का जल अपघटन करते हैं बच्चों तो यहां पर बनता है एसिटिक अम्ल। क्या बनता है बोलो, एसिटिक अम्ल बनता है। और जो एसिटिक अम्ल बनता है वो एसिटिक अम्ल ही एक प्रकार का स्वतः उत्प्रेरक होता है। ऑटो कैटेलिस्ट होता है बच्चों स्वतः उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक बताओ, स्वतः उत्प्रेरक एसिटिक अम्ल। क्लियर है सभी को, याद रख लीजिएगा। तो इसका सबसे बड़े एग्जांपल है आपका आयरन, इसका सबसे बड़े एग्जांपल है आपका ग्लिसरॉल, और इसका सबसे बड़े एग्जांपल है एसिटिक अम्ल। ये आपके एलडीसी 2018 के पेपर में पूछा गया था। नोट कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी। उसके बाद प्रेरित। प्रेरित का मतलब समझ ही गए होंगे, एक अभिक्रिया दूसरे के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। एक अभिक्रिया जो होगी वो दूसरे के लिए कैटेलिस्ट का काम करेगी, प्रेरित करने का काम करेगी, इसलिए इसको बोलेंगे प्रेरित। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं। और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बताओ, स्वतः उत्प्रेरक। जो बनने वाला उत्पाद है, जो कैटेलिस्ट, जब आप क्या करोगे बताओ, यहां पर एस्टर का जल अपघटन करते हो तो एसिटिक अम्ल बनने लगता है, और ये एसिटिक अम्ल बनते ही अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। मतलब ये एसिटिक अम्ल ही एक किसकी तरह, कैटेलिस्ट की तरह काम करने लग जाता है। इसको बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। आगे अगर अपन बात करें तो एक और होते हैं जैव उत्प्रेरक, जिसको बोलते हैं बायो कैटेलिस्ट। और जैव उत्प्रेरक होते हैं बच्चों हमारे पास एंजाइम। तो जितने भी आप एंजाइम पढ़ते हैं, जितने भी आप क्या पढ़ते हैं बताओ, एंजाइम्स पढ़ते हैं, वो सारे एंजाइम्स बायो कैटेलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये सबसे खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बायो कैटेलिस्ट की बात करें तो जितने भी आप एंजाइम है, और एंजाइम की सबसे खास बात क्या है, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो एंजाइम होते हैं ना, इनकी खास बात है कि इनके पीछे या तो इन लगता है या फिर इनके पीछे एज लगता है। या तो इन लगता है या फिर क्या लगता है, एज। जैसे ट्रिप्सिन, पैप्सिन, इरिप्सिन, बोलो सही है कि नहीं है, या फिर एज, लाइपेज, एमाइलेज, है ना, तो ट्रांसक्रिप्टेज। तो एज आ जाए तो समझना वो एंजाइम है ना। तो ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। किसके युक्त होते हैं बताओ, नाइट्रोजन युक्त होते हैं, पहली बात। जैसे मैं बात करूं इन्वर्टेज, तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज जो कि एक प्रकार की डाइसैकेराइड शुगर है, इसको ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। कौन सा बताओ, इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज क्या करता है बताओ, सुक्रोज का डाइजेशन करता है। किसका करता है, सुक्रोज का डाइजेशन करता है। जैसे मैं बात करूं जाइमेज, बोलो क्या बोलो, जाइमेज। और ये जाइमेज क्या करता है, इस ग्लूकोज को बदलता है एथिल एल्कोहल में। ये सवाल एलडीसी 2018 में फिर पूछा गया था कि जो एल्कोहल बनाने के लिए कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम आप लिखेंगे जाइमेज। कौन सा लिखेंगे बताओ, जाइमेज लिखा जाता है। तो जाइमेज ही एल्कोहल बनाने के लिए काम में आता है बच्चों। समझ में आ गई मेरी बात, यस। उसके बाद अपन बात करें पेप्सिन, तो प से पेप्सिन, प से प्रोटीन। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को पाचन करके प्रोटीन को बताओ किसमें
कन्वर्ट कर देता है अमीनो अम्ल में, क्योंकि जो प्रोटीन होता है ना बच्चों वो बना होता है अमाइनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। और ये पेप्सिन कहाँ निकलता है? तो ये आपको पता है अमाशय स्टमक में निकलता है, ये आपको याद रखना है। ये ताला चाबी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि ताला चाबी सिद्धांत पर कौन काम करते हैं? तो बायो कैटेलिस्ट ताला चाबी सिद्धांत पर काम करते हैं। याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जिनके भी पीछे एज और इन आ जाए वो सारे एंजाइम होते हैं, लेकिन याद रखना, क्या याद रखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज किसका पाचन करते हैं? सुक्रोज का। जाइमेज किसका करते हैं? ग्लूकोज का। पेप्सिन किसका करते हैं? प्रोटीन का। और ये कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं? ताला चाबी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये आपको सबसे खास बातें क्या रखनी बताओ, याद रखनी है बच्चों। देखो उसके बाद होते हैं, एक होता है उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष। देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो सबसे पहले ध्यान समझना, हमने कैटेलिस्ट की परिभाषा समझी, फिर हमने ये देखा कि कैटेलिस्ट जो होता है इसकी परिभाषा देखने के साथ इसके खोजकर्ता कौन है, फिर हमने देखे कैटेलिस्ट के टाइप्स अपने देखे, सभी में समांगी, और फिर देखा हमने विषमांगी, फिर हमने देखा धनात्मक, फिर अपने देखा ऋणात्मक, फिर देखा अपने स्वतः, फिर अपने देखा प्रेरित उत्प्रेरक, और फिर अपने देखे यहाँ पर दो, और जिसका नाम है बायो कैटेलिस्ट। और बायो कैटेलिस्ट के हमने सारे यहाँ पर एग्जांपल्स देख लिए। लास्ट अपने पास पोर्शन आता है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। गुरुजी ये क्या होता है, ध्यान समझना, पहले तो ये कैटेलिस्ट नहीं होते, वर्धक और विष कैटेलिस्ट नहीं होते, ये कैटेलिस्ट के साथ मिलाए जाने वाले केमिकल्स होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को या तो बढ़ा देंगे या उसकी क्रियाशीलता को घटा देंगे। मतलब कि मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि कैटेलिस्ट तो सही है, लेकिन कैटेलिस्ट के साथ जो भी मिलाए जाते हैं रासायनिक पदार्थ वही आपके क्या कहलाएंगे, वर्धक और विष। अगर वो क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं तो वो कहलाते हैं वर्धक, और अगर वो क्रियाशीलता उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विष कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, मिलाए कैटेलिस्ट के साथ जाते हैं। तो आइएगा देखो सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो देखो वे पदार्थ जो स्वयं कैटेलिस्ट नहीं होते, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, लेकिन उत्प्रेरक के साथ मिलकर के उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, जबकि कार्य क्षमता को कम करने का काम करते हैं विष वाले। उत्प्रेरक के साथ मिलाए जाते हैं, खुद उत्प्रेरक नहीं होते। ध्यान रखना, मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये सक्रियता को बढ़ाने का काम करते हैं और ये सक्रियता को कम करने का काम करते हैं। नाम ही विष है, बोलो सही है कि नहीं है? यस। क्रियाविधि की बात करें तो ये सक्रिय स्थल जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट्स की संख्या को प्रभावशाली क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं बताओ, सक्रिय स्थलों को क्या कर लेते हैं बताओ, ढक लेते हैं, और ढक करके उनकी क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं बताओ, कम कर देते हैं। फिर उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है, उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था हेबर विधि। हेबर विधि में आपने कैटेलिस्ट कौन सा काम में लिया, आयरन। आयरन काम में लिया था, धनात्मक उत्प्रेरक था, क्रियाशीलता को बढ़ाता था। लेकिन अगर आयरन से और हमको मान लो यहां से स्पीड चाहिए और ज्यादा वेग चाहिए, तो हमने आयरन के साथ एक केमिकल मिला दिया जिसका नाम था मोलिब्डेनम। क्या मिला दिया बोलो, मोलिब्डेनम मिला दिया। जैसे ही मैंने मोलिब्डेनम मिलाया तो उसकी क्रियाशीलता और बढ़ जाएगी। तो ये जो मोलिब्डेनम होगा ना, यही क्या कहलाएगा बताओ, आपका उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा, अर्थात प्रोमोटर कहलाएगा। याद रखना सभी विद्यार्थी, बोलो क्लियर सभी को। जैसे अपन बात करें वनस्पति तेल की, तो जब वनस्पति तेल से जब वनस्पति घी बनाते हैं अर्थात डालडा बनाते हैं, तो उस समय हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है। किससे क्रिया कराई जाती है, हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है। और हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उसके अंदर हमको निकिल कैटलिस्ट काम में लेना पड़ता है। बोलो कौन सा, निकिल। अब इस निकिल के साथ आप कोई भी धात्विक ऑक्साइड, कोई भी धात्विक ऑक्साइड मिला दो, जैसे आपका MgO हो गया, धातु के साथ ऑक्साइड मिला दो, तो कोई भी धात्विक ऑक्साइड मिलाओगे तो ये जो धात्विक ऑक्साइड मिलाया है आपने इस निकिल के साथ, ये क्या कहलाएगा, उसका वर्धक कहलाएगा। बात आपको याद रखनी है, क्लियर है सभी को? यस। ये दो एग्जांपल इधर भी याद रख लो विष में। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आएंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, सल्फर या आर्सेनिक, तो सल्फर हो गया, आर्सेनिक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सभी बताओ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। अर्थात जब भी इनको मिलाया जाता है तो ये क्या करेंगे, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने का कार्य यहां पर करते हैं। याद रखना। इसके अलावा सल्फर के जितने भी यौगिक होते हैं ना बच्चों, जैसे अपन बात करें SO2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, CO हो जाएगा, तो ये जितने भी होंगे ना बच्चों, ये क्या करते हैं, जब भी उत्प्रेरक के साथ मिलाएंगे तो उसकी क्रियाशीलता को कम कर देंगे। याद रख लीजिएगा, मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है और यहां पर अभिक्रिया की दर रुक जाती है या कम हो जाती है। वो वर्धक और विष ध्यान रखना कैटेलिस्ट नहीं होते, कैटेलिस्ट के साथ मिलाए जाते हैं। मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। फाइनली अगर अपन कंक्लूजन देखें रैपिड रिवीजन के माध्यम से,
तो देखो रैपिड रिवीजन क्या कहता है, ध्यान से माना, हेबर विधि मैंने आपको क्लियर बताया था, N2 हेबर विधि एक बार और लिख देता हूं, N2 प्लस 3H2 और ये बनेगा बच्चों हमारे पास 2NH3, ये बन गया। तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, हेबर विधि के अंदर हमारे पास कौन सा काम में लिया था, हमने आयरन काम में लिया था और इसके साथ वर्धक मिलाया था हमने मोलिब्डेनम। क्या मिलाया था बताओ, मोलिब्डेनम मिलाया था। फिर अपन बात करें कॉन्टैक्ट की बात करें, संपर्क विधि, बोलो कौन सी विधि, संपर्क विधि। और इस संपर्क विधि के अंदर आपके बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और इसी के अंदर कौन सा कैटेलिस्ट काम में आता है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 यहां पर आपके कैटेलिस्ट मिलाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यहां पर प्रोडक्ट बनता है। एक होती है ओस्टवाल्ड विधि, डायरेक्ट फैक्ट याद रखना, एनसीईआरटी किताब में लिखे हुए, ओस्टवाल्ड विधि में प्रोडक्ट बनता है नाइट्रिक अम्ल और इसके अंदर आपके प्लेटिनम की जाली जो है ये यहां पर लगाई जाती है एज ए कैटेलिस्ट भैया प्यारे बच्चों। और एक मैंने अभी आपको बताया था हाइड्रोजनीकरण, यहां नी आ रहा है, नी और नी मतलब आपको बोलना है निकल, नी मतलब क्या बोलना है बताओ, निकल बोलना है, याद रखना। और यहां प्रोडक्ट बनता है डालडा घी जिसे अपन वनस्पति घी कहा जाता है। तो आप इन सभी बातों को जरूर से जरूर क्या रखिएगा बताओ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखी हुई बातें हैं, कल करे सवाल आ सकता है। ओस्टवाल्ड विधि के अंदर कौन सा कैटेलिस्ट काम में आता है, तो आप बताएंगे प्लेटिनम जाली। यहां पर आ जाएगी कॉन्टैक्ट मेथड के अंदर कौन सा कैटेलिस्ट काम में आता है, तो आप बताएंगे प्लेटिनम जाली नहीं, प्लेटिनम का नहीं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये आप सभी के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रक्रम थे जिसका मैंने आपको रैपिड रिवीजन करवाया। और इसके अलावा कुछ याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, जैसे कि अपन बात करना चाहें, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके यहां पर जितने भी यहां पर कैटेलिस्ट होते हैं उनके लिए एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे एंजाइम होते हैं तो वो 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अनुकूलतम पीएच मान होना चाहिए यहां पर एंजाइम के लिए 5 से 7 पीएच होता है, 5 से 7 पीएच मान होना चाहिए यहां पर। और यहां पर जो आपकी ऊर्जा है, मुक्त ऊर्जा है, उसमें कोई भी परिवर्तन यहां पर नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पर ये काम करते हैं बच्चों। टेम्परेचर में गड़बड़ हुई तो ये भी कैटेलिस्ट भी गड़बड़ होंगे, साथ ही साथ इनके लिए पीएच मान भी बैलेंस होना चाहिए और मुक्त ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन यहां पर आपके नहीं होना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आपको कैटेलिस्ट वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और भी अगर आप इस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, इसके एमसीक्यूज लगाना चाहते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप एलडीसी की किताब के अंदर ये टॉपिक हमारा कवर अप है प्यारे बच्चों। ये किताब बहुत ही शानदार हमने तैयार की है, जिसमें एलडीसी का पूरा सिलेबस हमने यहां पर कवर किया है। बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ें और पढ़ करके आपको बहुत शानदार मजा आएगा। इसको एप्लीकेशन से आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। एलडीसी की शानदार किताब आप सभी के सामने है ये, और सारे पीवाईक्यूज आप सभी के सामने है। तो आप इन पीवाईक्यूज से अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। और भी 50 मिनट शो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप कौन से टॉपिक का 50 मिनट शो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।